हेलो मित्रों, हिंदी से आईएएस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटी 2.2 यानी भारतीय संविधान का संशोधन तथा मूल संरचना। तो जैसा कि आप मित्रों जानते हैं, हमने पॉलिटी 2.1 नाम की वीडियो में हमने बात की थी भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं के बारे में। तो बेसिकली ये वीडियो उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का अगला पार्ट है। हमारे जो हम दिन का एक जो सिलेबस, जो टाइम टेबल आपको दिया हुआ था, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। देखिए, अगर किसी भी संविधान के संशोधन की बात आती है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था जब मैं संविधान की विशेषताओं के बारे में भारत की बात कर रहा था, कि कोई भी संविधान संशोधन के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है, कठोर या लचीला। संविधान आइदर कैन बी कठोर, आइदर कैन बी फ्लेक्सिबल और कैन बी रिगिड। कठोर हो सकता है या ये लचीला हो सकता है, ठीक है ना। देख, कठोर संविधान वह संविधान होते हैं जिनमें कि एक कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है संशोधन के लिए। जैसे कि यूएसए के अगर आप संविधान की बात करेंगे, तो वहाँ कुल का 2/3 बहुमत चाहिए होता है संविधान संशोधन करने के लिए। तो यह प्रक्रिया काफी कठिन मानी जाती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा संभव नहीं होता कि आप कोई नया विचार लेकर आए, जो पूर्व में कोई विचार रखा जा चुका है उसमें संशोधन हेतु कोई नया विचार लेकर आए और उससे 2/3 लोग आसानी से सहमत हो जाएं, वह भी कुल का, ठीक है ना। तो आई थिंक कि यूएसए में शायद 2/3 ना होकर 3/4 है ये। अ, एक बार आप चेक कर लेंगे, वैसे आई थिंक 3/4 है ये। तो ये काफी एक कठिन प्रक्रिया मानी जाती है यूएसए में, ठीक है। मतलब यूएसए का जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। अगर हम ब्रिटेन के संबंध में बात करें तो ये काफी लचीला है, जिसमें संविधान की प्रक्रिया काफी आसान है। अगर भारत के संबंध में हम बात करेंगे, तो भारत का संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है, ना लचीला है। मतलब ना तो आप इसको काफी ही एकदम आसानी से इसको आप संशोधित कर सकते हैं, ना ही आप एकदम इसको संशोधित कर ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ प्रावधानों के लिए तो यह व्यवस्था करता है कि आप इसे आसानी से संशोधित कर सकते हैं। कुछ प्रावधानों के लिए थोड़ा कठोर व्यवस्था करता है, और कुछ प्रावधानों के लिए उससे भी थोड़ी अधिक कठोरता अपनाई जाती है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो संशोधन की शक्ति है, वह अनुच्छेद 368 से प्राप्त होती है। तो यह अनुच्छेद 368 ही संविधान में संशोधन की शक्ति हमारी संसद को देता है। और यह जो अनुच्छेद 368 है, यह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो हम कह सकते हैं कि हमने अपनी जो संशोधन की प्रक्रिया है, वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो अब हाँ, क्या क्या हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम परिवर्धन कर सकते हैं, ठीक है। परिवर्धन कर सकते हैं हम, यानी कि हम एडिशन कर सकते हैं, यानी कि हम कोई एक नया प्रावधान जोड़ सकते हैं। जो प्रावधान पहले से एग्जिस्ट नहीं है, जो संविधान में नहीं है, हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब हमसे मेरा मतलब संसद, हमसे ये नहीं कि आप या मैं। अगर आप या मैं कभी संसद के सदस्य बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप हम जब कहेंगे तो सभी सांसदों की बात की जा रही है वहां पर। तो संसद परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। यानी कि इसको वेरिएट कर सकते हैं या इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएशन इज आल्सो पॉसिबल। तो ये क्या कर सकते हैं कि भाई कोई प्रावधान जो पहले से है उसको बदला जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उस प्रावधान को बदल कर उसको कमजोर बनाया जाए या और मजबूत बनाया जाए, लेकिन प्रावधान को बदला जा सकता है, ठीक है। अगली चीज जो आती है वह है कि हम किसी प्रावधान को निरसित कर सकते हैं, निरसन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपील। यानी कि हम किसी प्रावधान को खत्म कर सकते हैं, अब वह संविधान का भाग नहीं रहेगा, प्रावधान खत्म किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हमें मिलती हैं।
तो आप नया प्रावधान जोड़ सकते हैं, पहले से जो प्रावधान उपस्थित है उसको बदल सकते हैं, या प्रावधान को पूर्णतः समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि आप एक सवाल अगर उठता है, क्या संपूर्ण संविधान को हम संशोधित कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से अगर हम चाहें, जैसे संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, या प्रस्तावना में या फिर समाजवाद शब्द है, या एक्स वाई जेड जो उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था केशवानंद भारती मामले में 1973 में, जिसमें उन्होंने कहा था, जो जजमेंट आया था कि आप सभी मतलब संपूर्ण संविधान को आप नहीं कर सकते संशोधित, आप केवल एक मूल संरचना को छोड़कर बाकी के संविधान को संशोधित कर सकते हैं। मूल संरचना के क्षेत्र में या पक्ष में उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, कुछ एस्पेक्ट्स बताए थे, कुछ पक्ष बताए थे कि ये हमारे मूल संविधान के भाग हो सकते हैं, लेकिन वह कंप्लीट लिस्ट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे, उच्चतम न्यायालय, तब वह उस लिस्ट को घटा या बढ़ा सकता है। तो यह जो फैसला आया था, इसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी जो हाई कोर्ट में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक हमारा जो संविधान है उसको संशोधित करने की आखिर प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो संविधान में जो संशोधन होता है वह 3 प्रकार से संभव है। ठीक है। देखिए, एक जो प्रकार है वह है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं संविधान में जो केवल साधारण बहुमत से संशोधित किया जाते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि साधारण बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी 2.1 पॉलिटी 2.1, तो मैं चाहूंगा या आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उसे देख लें, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग सके। तो अगर संशोधन की बात करें तो सबसे पहले कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो साधारण बहुमत से हो सकते हैं, संशोधित हो सकते हैं। ठीक है। अब यह निश्चित है कि कौन से प्रावधान किस तरीके से होंगे, वरना एक अराजकता की स्थिति आ सकती है। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो विशेष बहुमत के साथ होते हैं, जो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किए जाते हैं। ये जो साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं, इसका मतलब कि आपको उपस्थित और मतदान करने वाले का 50% प्लस 1 मत आपको चाहिए होता है। ये जो विशेष बहुमत वाले प्रावधान है, इसमें आपको चाहिए होता है कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3, ठीक है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3, कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है। और एक और है, मतलब कि जो टोटल है, टोटल का 50% से अधिक। तो इसमें दोनों ही मामलों का पूर्ति होनी जरूरी है, दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, आवश्यक है। अगर केवल एक सत्य रहती है, दूसरी नहीं रहती, तो भी नहीं होगा। केवल यह सत्य रहती है, यह नहीं रहती, तो भी नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर 100 है और जो उपस्थित है और मतदान करने वाले हैं वह 40 लोग हैं, केवल 60 लोग एब्सेंट हैं, आइदर दे आर एब्सेंट और वैकेंट। ठीक है। तो अगर ये 40 जो लोग हैं, अगर ये मतदान करके 35 भी करते हैं, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 तो हो चुका है। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जो कुल का 50% था, यानी कि उससे एक अधिक, यानी कि 51 होना आवश्यक था, तो इस कंडीशन में यह नहीं होगा। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि अगली कंडीशन आती है कि जिसमें 100 के 100 हैं, या 100 में से लगिए मानिए कि 90 लोगों ने अगर किया है, तो 90 लोगों में से अगर 52 लोगों ने पास कर दिया, तो यह कंडीशन फुलफिल हो रही है कि कुल का 50% से अधिक। लेकिन अगर आप 2/3 इसका करेंगे तो ये 60 होता है, तो यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में भी यह पारित नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही कंडीशन एक साथ फुलफिल होना जरूरी है, तभी इसको माना जाएगा। विशेष बहुमत यही है, ये वाला। तो अगर हम एक जो तीसरे प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक विशेष बहुमत के द्वारा प्लस एक कंडीशन इसमें और अप्लाई होती है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो मैं यहां अगर 50% लिखूं, 50% प्लस 1 राज्यों की सहमति। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे प्रावधानों का क्या हुआ है, कुछ प्रावधान इस प्रक्रिया 1 के द्वारा, कुछ प्रावधान प्रक्रिया 2 के द्वारा, और कुछ प्रावधान प्रक्रिया 3 के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इनको संशोधित करने का तरीका क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि
अगर मतलब ये किस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया चलती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन से प्रावधान किस तरह से पारित होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन से प्रावधान किस तरह से हमें पारित करने हैं, तो जैसा कि मैंने जो मैंने आपको पहला जो तरीका बताया था, या मैंने किया जो हमारे संविधान में है, साधारण बहुमत का। तो यह जो साधारण बहुमत का जो साधारण बहुमत के द्वारा, तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान हैं, जो कि जैसे कि नए राज्यों का गठन या प्रवेश, तो यह जो नए राज्य की जो डीलिंग है, मतलब जो नए राज्यों से संबंधित जो भी प्रावधान है, वह अनुच्छेद 1 से लेकर और शायद लगभग 4 या 5 तक हमारे संविधान में है। तो ये इनमें केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर राज्यों की सीमा बदलनी है या राज्यों का आकार बदलना है, नाम बदलना है, तो उसमें संबंधित राज्य की एक मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं होती। राज्य चाहे तब भी केंद्र या संसद हमारी उसको बदल सकती है, नहीं चाहे तब भी हमारी संसद उसको बदल सकती है। तो एक सवाल उठता है कि भाई इसकी एक आवश्यकता क्या थी? तो केवल एक औपचारिकता के लिए इसको दिया गया था। तो 1 से लेकर 4 तक ये जो अनुच्छेद हैं, इनके अंतर्गत कोई भी अगर संशोधन किया जाता है तो वह साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अब मैं सारी लिस्ट यहाँ नहीं लिखूंगा, आप एम लक्ष्मीकांत में इस लिस्ट को देख सकते हैं। ये कोई भी जो भी पुस्तक आपके पास होगी, अगर आपके पास डीडी बसु है आप उसमें भी इसको पा सकते हैं, आपके पास अगर सुभाष कश्यप है आप उसमें भी इसको पा सकते हैं। ठीक है, अब जो अगली जो चीज आती है वह है कि नए राज्यों, ये मैंने बता ही चुका हूँ कि नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, इसमें राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं होती। अगली बात है कि राज्य विधानसभा का निर्माण या उसकी समाप्ति, सेम चीज यहाँ भी लागू होती है। अब दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो साधारण बहुमत से पारित होने वाले जो भी अधिनियम हैं या जो भी संविधान संशोधन अधिनियम है, विधेयक हैं, जो इस प्रक्रिया के द्वारा पारित होने वाले जितने संविधान संशोधन विधेयक हैं, उनमें वे विधेयक मुख्य हैं जो किसी प्रकार से जिनकी केंद्र सरकार को, जिनकी या एक केंद्र सरकार से भी अधिक कहें तो एक सरकार को जिसकी आवश्यकता होती है। अगर सरकार चाहे तो किसी राज्य का पुनर्गठन करना चाहे अपनी सुविधा के आधार पर, या फिर जो जैसे कि विशेषाधिकार हैं, परिलब्धियां हैं या भत्ते हैं, तो यह काफी एक लोकतंत्र में बहुत ज्यादा एक मैटर नहीं करते, अगर आप ऐसा ना करें कि एक प्रधानमंत्री की जो परिलब्धियां हैं वह 10 करोड़ रुपए हैं या 10,000 करोड़ रुपए साल की हैं, तो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, छोटे मोटा अगर ये चलता है तो इससे एक जो राज्य व्यवस्था है वह काफी हद तक प्रभावित नहीं होती बहुत ज्यादा। तो सरकार को एक थोड़ा ऐसे सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो ये यह सोचकर इसको डिसाइड किया गया था। जैसे कि अब संसद में गणपूर्ति की बात आती है, तो गणपूर्ति जो होती है उसको कोरम कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कोरम बोलते हैं। तो ये जो गणपूर्ति होती है, इसका मतलब होता है कि किसी भी सदन में सांसदों की वह निम्नतम संख्या, वह उपस्थित सांसदों की वह निम्नतम संख्या, जबकि एक सदन संचालित किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी सदन में 100 सांसद हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, अगर किसी सदन में 100 सांसद हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, अगर किसी दिन सपोज कीजिए कि भाई 90 आए, ठीक है, सदन आप चलाइए, किसी दिन 80 आए, सदन आप चलाइए, किसी दिन 70 आए, आप चलाइए, किसी दिन ऐसा हुआ कि 10 आए, तो आपके सामने सवाल खड़ा होगा, भाई काफी कम लोग आए, क्या सदन चलना चाहिए? फिर किसी दिन 5 ही रह गए, सवाल उठेगा क्या सदन चलना चाहिए? 20 आए, क्या सदन चलना चाहिए? ऑलमोस्ट 1/5 है, 25%। तो हमेशा आपके सामने सवाल रहता है कि भाई सदन किस स्थिति में चलना चाहिए, किस स्थिति में नहीं। तो ये जो कोरम है, यह सभी संविधानों में अलग अलग होता है। हमारे भारतीय संविधान में इसको अनुच्छेद 100 के अंतर्गत, और क्लॉज 3 है, आर्टिकल 100 क्लॉज 3, उसके अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 100 परंतु 3। तो यह जो डिफाइन करता है कि
हमारे अगर किसी भी सदन में 10% सदस्य मिनिमम मौजूद हैं, 10% या उससे अधिक, तो आप सदन की कार्यवाही को जारी रख सकते हैं। तो यह गणपूर्ति होती है। अगर इसकी संख्या में कम या ज्यादा करना है तो सरकार को उसके लिए एक साधारण बहुमत के द्वारा केवल एक विधेयक को पारित करना होता है, संविधान संशोधन। अगली जो बात आती है वह आती है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। यह भी काफी ज्यादा मतलब मैटर नहीं करते। संसद की में प्रक्रिया नियम की आप संसद को किस तरीके से चलाएंगे, तो इन पर कोई ज्यादा डिबेट की संभावना भी नहीं रहती। आमतौर पर ये जो चीजें होती हैं यह मतलब सर्वसम्मति इनमें बन जाती है और इतनी परेशानी नहीं आती, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस या महत्व भी नहीं रखती। तो इसलिए इनकी प्रक्रिया काफी ज्यादा कठिन नहीं रखी गई है, क्योंकि देखिए जो परिलब्धियां होती हैं, जो भत्ते होते हैं या जो नियम कानून होते हैं, वह समय के अनुसार अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो उनको बदला जाना होता है, उनको बदलना पड़ता है। तो उस आधार पर इनका जो संशोधन प्रक्रिया है वह आसान रखी गई है। तो जिसमें अगर मैं आगे कहीं बढ़ता हूँ कि संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, तो अगर अंग्रेजी भाषा के अगर प्रयोग की बात की जाती है तो जो हमारी राजभाषा है वह हिंदी, उसको माना गया था, और अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है हालांकि साथ साथ। तो लेकिन जो अंग्रेजी को केवल अगर संविधान के हिसाब से आप बात करेंगे तो केवल 15 साल के लिए बोला गया था कि केवल 15 साल शुरुआत के अंग्रेजी राजभाषा रहेगी। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी के बीच में से सरकार को कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। उससे पहले सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक्ट। तो उसके द्वारा अंग्रेजी और हिंदी दोनों को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हमारे देश की कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, केवल राजभाषा है जिसमें भी संसद का काम चल सकता है, तो हिंदी या आइदर इंग्लिश। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यह फिर से वही, यह समय से मतलब समय के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर बदला जाना चाहिए कि भाई जनसंख्या हमारी अगर तेजी से बढ़ रही है तो न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए अगर 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, वह केवल एक समय की बर्बादी ही होगी। तो शायद यह सोचकर जो संविधान हमारे निर्माता थे उन्होंने इसमें एक बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं रखी थी। तो यहाँ अगर इसको आप देखेंगे, इसमें जितने भी प्रावधान हैं अगर आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ संविधान हमारा लचीला रूप रखता है। हम आसानी से संविधान को संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई सरकार भी देखेंगे तो सरकार अगर जब लोकसभा में आती है तो उसको भी कम से कम 50%, चाहे वो एक एकल पार्टी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, 50% प्लस एक सीटें लेना आवश्यक होता है। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर कोई विप जारी की जाती है, अगर कोई विप जारी की जाती है, तो विप के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि विप का उल्लंघन करने पर एक सांसद को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, या फिर पार्टी उसके विरुद्ध कोई भी एक कदम उठा सकती है, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। तो ये जो विप होता है यह पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो मुख्य मुद्दों पर पार्टियां विप जारी कर देती हैं। तो विप जारी करने के बाद क्या होता है कि सभी जो पार्टी के सदस्य होते हैं उसके, वह उनको यह मानना आवश्यक होता है अगर वह उपस्थित रहते हैं। तो अगर कोई सरकार 50% से अधिक अगर उसके पास मेजोरिटी है सांसदों की, तो लोकसभा में तो वो इसे आसानी से पारित करा लेगी, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इतनी दिक्कत भी नहीं आती है, ठीक है। तो ये यहाँ लचीला रुख रखता है कि कोई भी सरकार इसको आसानी से पारित करा सकती है। तो अगली जो चीज आती है दूसरी, वह आती है कि संसद का विशेष बहुमत। आप यह पूरी लिस्ट जो साधारण बहुमत वाली थी आप यह लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं। संसद का विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक है। तो अगर इसकी अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, उपस्थित और मतदान प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनका हमें 2/3 चाहिए होता है, ठीक है, मिनिमम। प्लस 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 नहीं कहूंगा, मतलब और एंड लगा लीजिए, एंड दोनों ही चीजें क्योंकि कंपलसरी हैं। एंड हमें क्या चाहिए होता है कि जो टोटल है हमारा, टोटल का हमें 1/2 + 1 हमें ये चाहिए होता है। तो आप इसको फॉर्मूले को ज्यादा टिपिकल मत समझिए, केवल कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर सब कुछ चीजें 90 सीटें हैं और 90 के 90 लोग अगर, या 100 सीटें हैं, अगर 90 लोग मतदान करते हैं तो हमें इसके हिसाब से 2/3 अगर चाहिए तो उसका मतलब हमें 60 चाहिए, और इसके हिसाब से अगर हमें 51 चाहिए तो जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ केवल 60 लोग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ 60 के हिसाब से हमें
40 चाहिए, ठीक है, और यहाँ हमें 51 चाहिए। तो अब 51 ज्यादा है तो हम 51 को हम मानेंगे। तो हमें कम से कम 60 में से 51 चाहिए, यहाँ 90 में से कम 60 चाहिए, तब हम एक उसको विधेयक को पारित करेंगे। उसके साथ साथ 50% से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए, जैसा कि अभी भारत में 29 राज्य हैं। तो अगर हम 29/2 करेंगे तो कम से कम हमें 15 राज्यों की सहमति तो कम से कम चाहिए ही, ठीक है ना, क्योंकि इसको आप 14.5 लेंगे फिर 15, ठीक है, तो 15 राज्यों की हमें सहमति मिनिमम चाहिए होगी। तो इसमें जो मुद्दे रखे गए हैं, इसमें इस प्रकार के जो प्रावधान है जो इस प्रक्रिया से संशोधित होते हैं, इसमें वह मुद्दे रखे जाते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का एक अधिकार होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं प्रक्रिया। जब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों के जो विधायक होते हैं उनकी भी सहभागिता होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई संशोधन आता है तो उन राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो देश में कुल जो सांसदों का जो मत वैल्यू होती है, जो सांसदों की होती है, ठीक है ना, जितनी भी होती है, अगर सांसदों की और दूसरी ओर देश के कुल विधायकों की, इनको बराबर रखा जाता है, ठीक है। अब जो अगली चीज आती है केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, कि अगर केंद्र की सीमा का सीमांकन करना है कि भाई, तो उस संदर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, तो यह जो आप चीजें देखेंगे इसमें मतलब बताने वाला कुछ ज्यादा नहीं है। अब संविधान की संशोधन की शक्ति 368 स्वयं जो अपने आप में है, अगर इसी को अगर संशोधित करना हो तब भी यह इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर, ठीक है, अब अगर 368 को यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 368 को कहीं और हम रख देंगे, तो हो सकता है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, अगर उसको 50% से अधिक राज्यों की सहमति नहीं मिलती है, सपोज कीजिए कि कोई सरकार है एक्स, जो अपने एक्स पार्टी की सरकार है, पार्टी एक्स की सरकार है, जो कि किसी अपने राष्ट्रपति बाई को बनाना चाहती है, जो कि एक अच्छे आचरण के व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो यह इनका जो आचरण है वह करेक्टर इनका बहुत गिरा हुआ है। तो जाहिर है कि अगर 50% राज्यों की सहमति नहीं होती, इनको लगता है कि हम जो भी हमारे संविधान में एक मेजोरिटी है हम नहीं हासिल कर पाएंगे। तो अगर यह राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया को बदलना चाहेंगे तो सर्वप्रथम तो इनको इस चीज की जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए राज्य तैयार नहीं होंगे। अगर यह निर्वाचन की प्रक्रिया इतनी गिराना चाहें कि इनके मिस्टर कैंडिडेट एक्स सिलेक्ट हो जाएं, तो इसके लिए यह राज्य तैयार नहीं होंगे 50%, ठीक है ना, शायद 25% भी ना हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ये 368 यहाँ ना होकर कहीं आसान, अगर सब कुछ साधारण बहुमत की जगह पर होगा, अगर इनके पास लोकसभा में बहुमत है और ये राज्यसभा में कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर कर या मैं सांसदों को खरीद कर, देखिए थोड़ी अनएथिकल बातें कर रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकल है, कि अगर ये सपोज कीजिए कि सांसदों को खरीद कर या किसी तरह से राज्यसभा में बहुमत भी हासिल कर लेते हैं, और यह यहाँ से 368 की अगर संशोधन का नियम यहाँ होता साधारण में, तो ये आसानी से इस आर्टिकल 368 को संशोधित कर लेते हैं, ठीक है, और संशोधित कर ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया बदलकर इस तरह की बना देते हैं कि इनके मिस्टर एक्स अब आसानी से कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं, किसी भी प्रकार की वह निर्वाचन प्रक्रिया बना सकते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो मिस्टर एक्स आसानी से जीत जाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी इसका आसानी से फायदा उठा सकती है, इसलिए आर्टिकल 368 को भी यहाँ रखा जाता है, ठीक है। अब जो तीसरे प्रकार की, इसमें भी आप देख लेंगे काफी 6-7 जो प्रावधान है उनकी लिस्ट दी हुई है, आप देख लेंगे लक्ष्मीकांत में ही। इसके बाद जो अगली चीज जो आती है वह यह आती है कि जो केवल संसद के विशेष बहुमत के द्वारा पारित होते हैं। तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा पारित होते हैं, जैसा कि पीछे मैंने बताया था कि संसद के विशेष बहुमत में प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, और जो टोटल है, टोटल का आपको टोटल का 50% से अधिक। तो यही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि जो विशेष बहुमत है वह वही वाला विशेष बहुमत है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मिनिमम, ठीक है ना, एंड टोटल का ½ + 1, ठीक है, यहाँ भी 2/3 + 1 ही होगा क्योंकि मिनिमम में बात चल रही है। तो आपको इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वह उतने मत आपको प्राप्त करने होंगे और आप इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन से प्रावधान आते हैं। तो देखिए इसमें कुछ प्रावधान आते हैं जैसे कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वह बाकी के सारे उपवन जो हमने अभी तक
ना तो श्रेणी 1 में हमने बात की थी जिनके बारे में, ना श्रेणी 2 में बात की थी। ठीक है, तो अब यह केवल 3 प्रकार का हमारे देश में संशोधन होता है। अब बात की करते हैं कि संशोधन की आखिर प्रक्रिया होती क्या है, हम संशोधन को कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ हमारा जो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया थी, प्रक्रिया 1 में, यह लचीली थी, यह हमारी लचीली थी। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये कुछ कठोर थी। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यह कठोर थी, बिल्कुल कठोर थी ये, लेकिन उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि दूसरे नंबर वाली प्रक्रिया में थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह लचीला और कठोर का एक समन्वय है उसके अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान ना तो बहुत अधिक लचीला है, ना ही हमारा संविधान बहुत अधिक कठोर है। तो बात करते हैं कि जो संविधान के जो संशोधन होते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भी आपको बिल अगर पारित करना होता है, मतलब कोई भी आपको विधेयक अगर लाना हो, सबसे पहले क्या करना होता है कि उसको सदन में पेश करना होता है, प्रस्तावित करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें एक खास बात यह है, आर्टिकल 368 में ही मेंशन है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको केवल संसद में उठाया जा सकता है। ठीक है ना, एक संसद होती है जो केंद्र स्तर पर होती है और एक राज्य के विधानमंडल होते हैं। ठीक है, अब जो संसद होती है इसके 2 सदन होते हैं, आप सब जानते हैं, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। इसी तरह से किसी किसी राज्य विधानसभा में 2 सदन होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में केवल विधानसभा होती है। ठीक है, और किसी में विधान परिषद भी होती है। ठीक है, तो ये जो राज्य विधानमंडल है, ना राज्य विधानमंडल में, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में, हम किसी में भी इसको अगर राज्य सरकार चाहें तो नहीं ला सकती। इसको लाने के लिए चाहे वह कैटेगरी 2 का ही क्यों ना हो, कैटेगरी 2 में जहां 50% से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए थी, अगर उस प्रकार का भी यह कोई प्रावधान है, तब भी आप यहाँ नहीं ला सकते। उसको लाना हमेशा, उसको हमेशा पेश करना होगा संसद में, उसको हमेशा यहीं प्रस्तावित करना होगा। तो लेकिन अब संसद जब हम बात करते हैं तो आप उसको या तो राज्यसभा के पटल पर रख सकते हैं सर्वप्रथम, या लोकसभा के पटल पर, आप कहीं भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा में रखना है या केवल राज्यसभा में रखना है। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो आप किसी भी एक सदन में उस प्रस्ताव को रखेंगे। सपोज कीजिए कि आपने एक बिल बनाया था जो कि किसी, सपोज कीजिए कि वर्तमान में जीएसटी चल रहा है, तो वो जीएसटी को लेकर था, और वर्तमान जो सरकार है उसके पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ठीक है, तो जब इन्होंने ये बिल अब पटल पर रखा, सबसे पहले लोकसभा के पटल पर रखा। ठीक है, अब लोकसभा में इसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो सकती है, फिर बहस होने के बाद मतदान, बहस होगी, मतलब बहस से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई दंगे पर वो उतर आएंगे और आडवाणी जी या फिर मोदी जी कहेंगे कि आइए सोनिया गांधी, हम देखते हैं आप कैसे रोकेंगी हमें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहस से मेरा मतलब है, वैसे ऐसा भी हमारे संसद में काला इतिहास आप देख चुके हैं, काली मिर्च का स्प्रे हुआ है और काफी कुछ हुआ है, मैं नहीं बताना चाहता। तो लोकसभा के पटल पर जब ये वीडियो रखी, सॉरी वीडियो नहीं, जब ये बिल रखा जाएगा, जब ये विधेयक रखा जाएगा, तो सबसे पहले इस पर थोड़ी सी बहस होगी, यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, मतलब कि एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। जब सहमति बन जाएगी, अब वो सहमति एक पार्टी की हो या एक से अधिक पार्टियों की हो, मतलब उसके बाद मतदान होगा। ठीक है, अब मतदान के भी कई प्रकार होते हैं, तो जब मतदान की बात आएगी तो मतदान के प्रकार की बात करेंगे, भाई ध्वनि मत क्या होता है और कितने प्रकार के मत होते हैं, कुछ 2, 3 या 4 प्रकार के मत होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मत भी होते हैं। तो अब मतदान होता है, तो जब मतदान होगा तो जिस प्रकार का अगर बिल की जिस प्रकार का प्रावधान है, अगर वो कैटेगरी 1 प्रकार की प्रक्रिया में आता है संशोधन में, या 2 में, या 3 में, उस प्रकार से उस पर वोटिंग होगी। अगर जैसे कि अगर वो कैटेगरी 1 का है और 50% से अधिक हासिल कर लेता है तो वह लोकसभा से पारित माना जाएगा। अगर वो कैटेगरी 2 प्रकार का है, ठीक है, तो उसको 2/3, जैसे जो मैंने कैटेगरी बताई थी उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत के हिसाब से नहीं, 2/3 प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल का 1.5 प्लस 1, दोनों में ही। तो इससे अगर तीसरे प्रकार का है तो केवल ये जो ऊपर प्रक्रिया दी हुई है, इससे अगर ये पारित हो जाता है तो ये पारित, जब ये यहाँ से पारित हो जाएगा तो इसको जब पारित होने के बाद में फिर इसको अगले सदन में भेजा जाएगा। अब यह प्रक्रिया हो सकती है कि पहले लोकसभा में हो या पहले राज्यसभा में भी हो। अब जब ये किसी भी सदन से पारित हो जाएगा तो ऑल्टरनेट जो दूसरा सदन बचेगा, जो टूगल करने के बाद, जैसे कि अगर लोकसभा में पारित हुआ है तो यहाँ राज्यसभा, सपोज मान लीजिए राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में, अब ये यहाँ पेश किया जाएगा।
ठीक है। अब इसको यहाँ भी सेम उसी प्रोसीजर से पारित कराना होगा, जैसे यहाँ कराया गया था वैसे ही यहाँ। ठीक है। जब यह दोनों जगह से पारित हो जाएगा तो अगर 2/3 वाली, अगर सॉरी राज्यों के 50% से अधिक वाली अगर बात उठती है तो उसको फिर राज्यों के पास भेजा जाएगा। अब राज्य के पास भेजने के बाद जब राज्य अपनी सहमति दे देंगे तब वह पारित होगा। अगर साधारण प्रकार का है तो उसको सीधे हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे फिर। ठीक है। अब जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो पहले राष्ट्रपति के पास पावर होती थी कि राष्ट्रपति चाहे तो, वैसे तो देखिए राष्ट्रपति बहुत कुछ नहीं चाह सकते देश के अंदर। एक आर्टिकल 74 क्लॉज 1 होता है जिसमें कि हमारे 74 क्लॉज में प्रधानमंत्री के बारे में और उनके मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ी सी प्रावधान किए हुए हैं, जिसके हिसाब से कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी प्रधानमंत्री का एक डिसीजन बाध्यकारी होता है और राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, बस कुछ समय तक उसको अपने पास रोक के रख सकते हैं। ठीक है। एक बार उसको रिव्यू के लिए वापस भेज सकते हैं मंत्रिमंडल को, लेकिन अगर मंत्रिमंडल फाइनली नहीं मानता तो वह पारित करना होगा। तो अब इस कंडीशन में एक संविधान संशोधन हो चुका था और उस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति से यह शक्ति भी छीन ली गई। ठीक है। तो यह था हमारा तो क्या सॉरी हाँ, तो 1971 में 24वां संशोधन अधिनियम लेकर आया गया था। इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी। बिल्कुल, हाँ, आप सही सोच रहे हैं। तो अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं रहता और राष्ट्रपति के पास केवल इसको पारित करने का ही विकल्प होता है। तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी अगर वह संविधान संशोधन विधेयक है। तो जब राष्ट्रपति जी अपनी सहमति दे देंगे उसके बाद यह जो विधेयक है यह अधिनियम बन जाएगा। ठीक है। और अधिनियम बन गया मतलब संविधान में अब संशोधन हो चुका है। कुछ मामले में इसके अपवाद हैं, जैसे कि आर्टिकल 370। यह काफी एक बड़ा मैं मानता हूं कि ये संविधान की काफी हद तक फॉलो नहीं करता है संविधान को, मतलब कॉमन जो प्रावधान है संविधान में। तो अभी अधिनियम जब बन जाएगा तो अगर ये यहाँ से किसी भी प्रक्रिया में अटक जाता है तो यह बिल अधिनियम नहीं बन पाएगा। अब देखिए, अगर कोई साधारण विधेयक रखा जाता है, कोई साधारण विधेयक अगर रखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर लोकसभा में, जैसे कि अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया, तो यह जो मतभेद की स्थिति आती है तो यहाँ एक ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 108 है जो कहता है कि अगर कोई ऐसा मतभेद उठता है तो उससे हमें 100 दिन तक नहीं सॉरी 6 माह तक इंतजार करना होगा और 6 माह के बाद गतिरोध की स्थिति में हम एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के बाद क्या होगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठेंगे। जब हम संसद पढ़ेंगे तो ऐसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ज्वाइंट सिटिंग किस तरीके से पारित हो, किस तरीके से मतलब एक पार्ट लेती है और किस तरीके से उसकी कौन अध्यक्षता करता है, अगर जो अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष कौन होते हैं, दूसरे कौन होते हैं, सारा कुछ हम डिटेल में जानेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि दोनों जो सदन होते हैं वे दोनों एक साथ बैठेंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ लोकसभा को थोड़ी एक अधिक वरीयता दी गई है। देखिए यह लेकिन संविधान संशोधन में यह लागू नहीं होता, केवल 2 ही ऐसे प्रावधान है, एक जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन, दूसरा धन विधेयक जो मनी बिल होता है। ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी एक प्रकार का है तो यहाँ ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, बाकी की ज्वाइंट सिटिंग हर जगह पॉसिबल है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होती है, जो संविधान संशोधन होता है, उसमें इसलिए यह एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ अलग अलग दोनों सदन से पारित कराना आवश्यक है। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती। मनी बिल के केस में राज्यसभा चाहे, मनी बिल भी हम पढ़ेंगे जब बजट वगैरह आएगा, या हम जब संसद को ही पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। तो जब मनी बिल के बारे में हम की वही मनी बिल के बारे में कि राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती। अगर राज्यसभा चाहे उसको हाँ करे, राज्यसभा चाहे तो उसको ना करे, लेकिन वह केवल लोकसभा की सहमति से ही चलता है। राज्यसभा केवल एक राज्यसभा को संतुष्ट करने के लिए आप समझ लीजिए, केवल उसको एक बिल दिखाया जाता है कि भाई हाँ आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि राज्यसभा में कोई कुछ इंटेलेक्चुअल्स हो। राज्यसभा की स्थापना भी इसी रखी गई थी कि यहाँ इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, यहाँ बुद्धिमान लोग आएंगे। तो अगर कोई बुद्धिमान लोग हैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसका राजनीतिकरण हो चुका है राज्यसभा का, सब राजनीति के लोग ही आते हैं। 1-2 सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को बुद्धिमान के नाम पर हम डाल देते हैं, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी,
सुमित्र, जो भी आप, जिसका भी आपको नाम पता है। तो अब यह विचार उस समय था कि अगर कोई धन विधेयक लाया जाता है, अगर धन विधेयक में राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है, लेकिन यह केवल एक सिफारिश कर सकता है लोकसभा को। तो अगर लोकसभा को वह सिफारिश उचित लगती है तो वह उसको मान सकती है, नहीं लगती तो नहीं मान सकती। तो केवल एक उचित सिफारिश मिल सके, केवल इसलिए यहाँ राज्यसभा में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा को वरीयता इस वजह से मिल जाती है क्योंकि देखिए लोकसभा में होते हैं लगभग 545 सीटें, ठीक है, और राज्यसभा में लगभग 270 सीटें हैं या 272 जो भी हैं, 270 सीटें मैं मानता हूं। अगर इतनी राज्यसभा में सीटें हैं और इतनी लोकसभा में सीटें हैं तो 545, तो अगर इन दोनों को हम एक साथ, अगर आपको अलग अलग 50% लाना तो हो सकता है कि आप राज्यसभा में ना ला पाए। अब आपके पास अगर यहाँ 60% है, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, आपके पास यहाँ अगर 40% है, अगर आप दोनों को एक साथ लाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ अगर आप इसको जब ऐड करेंगे तो 50% से अधिक हो जाएगा। तो ज्वाइंट सीटिंग में आप इसको आसानी से पारित करा लेंगे, लेकिन अलग अलग में नहीं करा सकते। तो लेकिन क्योंकि संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण विधेयक होता है, इसको इससे केवल मौजूदा सरकार ही प्रभावित नहीं होती, संपूर्ण जनता प्रभावित होती है, हमारा संविधान प्रभावित होता है, हमारी आंतरिक और बाह्य नीतियां प्रभावित होती हैं, हमारी न्यायपालिका भी प्रभावित होती है। इसलिए इसमें एक कठोरतम रूप अपनाया गया है। अब कुछ एक आलोचनाएं देखते हैं और उन आलोचनाओं के जवाब को पाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहली आप आलोचना देख सकते हैं कि हमारे देश में संविधान संशोधन के लिए कोई एक संवैधानिक सभा का निर्माण नहीं किया गया है। जैसे कि अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है जो संविधान संशोधन के मामलों को देखा करती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो अमेरिका का जो संविधान है, वहां संघ का केवल एक ही संविधान होता है, संघ का, जो शायद मुश्किल से मेरे ख्याल से 7 से 8 पेजों में खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, केवल 7 से 8 पेजों में, ठीक है ना, क्योंकि संघ के पास बहुत ज्यादा मामले हैं ही नहीं, केवल सुरक्षा, सीमा और संचार, ठीक है ना, कुछ ऐसे कुछ मामले संघ के पास हैं, और बाकी सारे मामलों पर राज्यों के अपने अपने कानून है। तो हर राज्य का अपना अलग कानून है, हर राज्य का, जैसे कि अगर अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया है या जो भी राज्य हैं, इनके सबके अपने अलग अलग एक कानून होते हैं, अपने अलग अलग संविधान होते हैं, कानून नहीं। तो यहाँ जो संवैधानिक जो पीठ होती है, परिषद होती है, वह विचार करती है कि भाई किसी कानून में परिवर्तन होना चाहिए नहीं। तो मुश्किल से भारत के संविधान में अब तक लगभग 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं कुछ ही सालों में, 1947 से लेकर ही 50 से लेकर सॉरी अब तक। तो लगभग अगर हम 65 सालों में देखें तो पिछले 55 या 65 सालों में हम 100 से अधिक संशोधन कर चुके हैं, जबकि अमेरिका ने जब 18वीं सदी से लेकर 1777, 78 या 80 के बाद से जब भी अपना संविधान बनाया था, तब से लेकर अमेरिका अब तक 20 से 35 संशोधन मुश्किल से कर पाया हुआ है, उन्होंने एवरेज 30 मानी है। तो सबसे पहली बात कि हमें संविधान सभा की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि देखिए हमारा जो संविधान बनाया गया था वह चेक एंड बैलेंस पर था। हमने दूसरे देशों के संविधान के प्रावधानों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार लागू करने की कोशिश की थी। तो चेक एंड बैलेंस हमारा संविधान की नीति थी कि भाई ठीक है, हम किसी चीज को पहले चेक करेंगे, अपने यहाँ अप्लाई करेंगे, अगर ये ठीक मिलता है हमें तो ठीक है, अगर ठीक नहीं मिलता है, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ आती है तो हम उस गड़बड़ को दोबारा बैलेंस कर देंगे, यहाँ संतुलन करके हम उसको ठीक कर देंगे, जांचें और संतुलित करें। तो इसलिए हमें संविधान सभा की जरूरत नहीं थी, जो मौजूदा सरकार है उसी को, ये जो संसद है उसी को हमने यह दिया गया था अधिकार, ठीक है, ताकि वो आसानी से चेक एंड बैलेंस कर सके। अब दूसरी बात जो आती है कि भाई हमारे यहाँ पर अमेरिका में कि भाई वहां पर कोई राज्य भी एक प्रस्ताव ला सकता है और हमारे यहाँ पर कोई राज्य प्रस्ताव नहीं ला सकता। तो देखिए अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका और भारत में कुछ अंतर है। देखिए जो अब भारत है वह भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, यह भारत है, ठीक है। और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो यह अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। देखिए अंतर क्या है, यह यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ अंतर देखिए यह है कि भारत के जो राज्य हैं विनाशकारी हैं। इसका मतलब कि भारत के राज्य पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई भारत का नक्शा है तो वहाँ कहीं कश्मीर एग्जिस्ट पहले से कर रहा था, एक यहाँ राजपूताना एग्जिस्ट कर रहा था। हालांकि ये एग्जिस्ट कर रही थी रियासतें, लेकिन ये राज्य नहीं थे अपने आप में। इनको बाद में राज्य अलग अलग तरीके से बनाया गया कि कहीं अगर संयुक्त प्रांत था तो उसमें से बिहार को अलग किया गया और उत्तर प्रदेश को अलग किया गया, उत्तराखंड को अलग किया गया ना। तो राज्य हमने बाद में अपनी सुविधा अनुसार बनाए हैं, कुछ भाषाई आधार पर, कुछ प्रशासनिक आधार पर। तो हमारे राज्य विनाशकारी हैं, यानी कि संघ जब चाहे जब राज्य को बदल सकता है, केवल संघ परमानेंट है। तो संघ अविनाशकारी है। कोई भी राज्य अगर अगर कल को उठकर जम्मू कश्मीर यह कहता है कि भाई हम संघ से अपनी सदस्यता वापस लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर नहीं कर सकता। अगर कल को पश्चिम बंगाल कहता है नहीं कर सकता, कल को तमिलनाडु कहता है द्रविड़ नाडु तमिलनाडु बनाएंगे हम, तमिलनाडु केरल वगैरह मिलकर हम द्रविड़ नाडु बनाएंगे पृथक, आप नहीं कह सकते। गुजरात चाहे नहीं कह सकते, ठीक है। मैंने इन थोड़े राज्यों के नाम लिए हैं, आप ये मत सोचिए केवल यही राज्य के सारे कल्प्रिट हैं, कोई भी ऐसा कर सकता है। तो आप इसको ठीक है। अब अविनाशकारी राज्यों से इसका मतलब है कि जो अमेरिका के जो राज्य थे वे पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। कहीं कोई कैलिफोर्निया एग्जिस्ट पहले से कर रहा था, कहीं कोई टेक्सास पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, या जो भी अमेरिका में राज्य हैं वे सब पहले से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। अब संघ चाहकर भी इनमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। टेक्सास जैसा पहले से था वैसा ही अब रहेगा। कुछ राज्य अमेरिका ने बाद में पड़ोस के देशों से खरीद लिए पैसे देकर, जैसे कि कुछ राज्य मैक्सिको से खरीद लिए गए। तो अब ये जो राज्य है ये भी अविनाशकारी ही है। तो जो अमेरिका का जो संघ है वह कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। इन सारे राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है हम अभी कमजोर हैं, जब हम सारे एक साथ मिल जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। लेकिन एक उसमें फिर क्लॉज ये जोड़ा गया था कि भाई आप चाहें तो मजबूत होने के बाद भी अलग हो जाएंगे, तो अलग नहीं हो सकते। तो ये अविनाशकारी संघ है। भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट राज्यों के बीच नहीं हुआ था, ठीक है ना। सबका विलय हुआ था, एक पूर्ण रूप से संघ बन गया, भारत संघ है। और इसीलिए भारत को एक अर्ध संघ भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, इसीलिए हमने राज्यों को अधिक पावर नहीं दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की संघ की वैल्यू है। राज्य को केवल प्रशासनिक और कुछ प्रशासनिक आधार पर और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। अब जब हम अगली बात करते हैं कि संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत से कर सकती है और राज्य विधानमंडलों की संस्तुति आवश्यक है, तो यह भी मैं मानता हूं कि आप यही समझ सकते हैं कि वही काफी सारे राज्य। इसके अलावा एक एस्पेक्ट यह भी था कि जब भारत बना था तो आप जानते हैं कि एक हैदराबाद राज्य था जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, एक कोई त्रावणकोर था जो शामिल नहीं होना चाहता था, एक जूनागढ़ था जो शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो ये जो राज्यों ने, रियासतों ने उस समय जो भी ड्रामा किया था, या फिर कोई जम्मू कश्मीर जैसा राज्य था जो कि एक आनाकानी कर रहा था कि भाई भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, ठीक है। अगर हम राज्यों को अधिक शक्तियां दे देते, कुछ राज्यों में जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र था, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में काफी ज्यादा अराजकता फैली हुई थी ना, अशांति थी। तो अगर हम राज्यों को अधिक शक्तियां दे देते तो वह उस समय प्रैक्टिकल था ही नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी राज्यों की एग्जिस्टेंस संघ के मुकाबले नहीं है। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली चीज जो है यहाँ कि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ठीक है थोड़ी सी कि राज्यों के कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो सीमा निर्धारित कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि जहाँ सीमा की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो, सीमा निर्धारित ना होने की वजह से। आमतौर पर पहले चेक कर लिया जाता है कि कितने राज्य सहमत हैं। अगर सहमति होती है तभी कोई बिल लाया जाता है, संसद का समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं की जाती, ठीक है ना। तो अगली अगर हम बात करते हैं कि किसी गतिरोध की स्थिति में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग होती है। और ये ज्वाइंट सिटिंग की वजह से नहीं है क्योंकि अगर ज्वाइंट सिटिंग होगी तो हो सकता है कि लोकसभा कहीं ना कहीं राज्यसभा को डोमिनेट कर जाए। तो ऐसे समय पर राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और संविधान संशोधन, क्योंकि देखिए अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो जनरली ये माना जाता है कि जो लोकसभा है वह भारत की जनता को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा। और जो राज्यसभा होती है वह राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे राज्य हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ 12 जो सदस्य होते हैं वे मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनको कि हम बौद्धिक मानते हैं कि भाई बौद्धिक आधार पर, कला के आधार पर, साहित्य के आधार पर, जो भी, ठीक है। तो लोकसभा कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक प्रभावशाली हो जाए। अगर दोनों में बराबर सीटें होती
अगर यहाँ भी 500 होती, लोकसभा में भी 500 सीटें होती सपोज कीजिए, और राज्यसभा में 500 होती, तब यह एक डोमिनेशन नहीं आ सकता था। लेकिन अगर इस स्थिति में लोकसभा हमेशा डोमिनेट कर जाती, अक्सर कर ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए यह नहीं है तो अच्छा ही है। अगली जो आती है, इसकी संशोधन की प्रक्रिया विधान मंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामलों के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह से पारित किया जा सकता है जिस तरह से साधारण। तो देखिए सबसे पहले तो अंतर यही आ गया कि साधारण विधेयक में ज्वाइंट सीटिंग होती है, यहाँ ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। तो एक तो इसको पूर्ण रूपेण हम साधारण बहुमत नहीं कह सकते। इवन यह जो पहले प्रकार के हैं जिसमें साधारण बहुमत लिखा हुआ है, यह भी साधारण विधेयक की तरह नहीं होते। साधारण विधेयक में ज्वाइंट सीटिंग होती है, संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। तो एक तो ये साधारण विधेयक से कुछ अलग है। किस मामले में? अनुच्छेद 108 यानी कि ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक, इस मामले में थोड़े से अलग है, ठीक है। अब दूसरी जो इनका अलगाव है इस मामले में है कि यह जो विधेयक यह जो संविधान संशोधन विधेयक है, असल में काफी हद तक संविधान संशोधन भी नहीं है। यह केवल वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से चीजों को केवल बदलना है, बदलाव है जो कि समय की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ भी कोई एक बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। संशोधन प्रक्रिया से समृद्ध व्यवस्था बहुत ही अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, ऐसे बहुत ही कम समय आए हैं जब जुडिशियल रिव्यू में हमारी कोई किसी कानून को उन्होंने न्यायपालिका ने असंवैधानिक कहा हो। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ मामले ऐसे थे लेकिन ऐसा नहीं है कि, तो आपको इससे भी डिनाई करना है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे बड़ा जो मामला आया था यही इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है संविधान संशोधन में, उसी से मूल संरचना हमारे संविधान में जुड़ी हुई है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि संविधान की जो मूल संरचना का ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो इसमें अब अगर आप देखिए तो जब मैं आपको पॉलिटी 2.1 में बता रहा था, एक संविधान होता है, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो राज्य व्यवस्था होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अंतर केवल इतना है कि यह सैद्धांतिक है और यह व्यवहारिक है, ठीक है, केवल इतना सा अंतर है। तो अब उसके अलावा क्या होता है कि जब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप यहाँ अंतर देख सकते हैं कि हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 368 के द्वारा आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू फ्रॉम आर्टिकल 395। उस समय केवल इतने ही आर्टिकल थे जब मूल संविधान बनाया गया था। तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, इवन प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है किसी भी भाग में। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जब हमारी न्यायपालिका को लगा कि भाई इसका एक दुरुपयोग किया जा सकता है, तो उन्होंने एक व्यवस्था लागू की, उन्होंने एक व्यवस्था दी कि भाई आप ठीक है, आप संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप मूल जो उसकी संरचना है उसमें बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। मूल संरचना जैसे ही कुछ उन्होंने बताई कि भाई हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम समाजवादी हैं, ठीक है, हम समानता का अधिकार रखते हैं, और जो भी हमारे यहाँ कुछ जो विषय न्यायपालिका ने बताए हैं, कुछ अभी जो कंप्लीट लिस्ट नहीं है, उसमें कुछ विषय जोड़े जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। तो यह राज्य व्यवस्था है। यहाँ संविधान को बदला हुआ पाएंगे व्यवहारिक रूप में, और सैद्धांतिक रूप में वो कुछ और होगा। तो यह एक अंतर आप लाइव एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो जब हम मूल ढांचे के सिद्धांत की बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 का एक बात था जिसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब इसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संविधान की अनिवार्य विशेषता के रूप में है, ठीक है ना। संविधान के कुछ प्रावधान है, ठीक है ना, वह उसकी आवश्यकता है। कुछ प्रावधान है जो कि संविधान की आवश्यकता है। हम यह नहीं सोच सकते, इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसके बिना, इन प्रावधानों के बिना संविधान की आवश्यकता नहीं की जाती, कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इनके अभाव में संविधान अपूर्ण हो जाएगा। ऐसे प्रावधानों को मूल ढांचे की संज्ञा दी गई है। अब यह जो मूल ढांचे हैं, इसके कुछ मैं आपको थोड़े से एक उदाहरण दे देता हूं कि भाई ठीक है, एक हमारे संविधान की सर्वोच्चता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप लोकसभा संविधान को बदल कर यह कहते कि नहीं अब संविधान सर्वोच्च नहीं है,
अब से संसद सर्वोच्च है। यह संसद भी नहीं, अब से केवल एक पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी सर्वोच्च है। ठीक है, केवल एग्जाम्पल लिया है, ऐसा ना हो कि आप लोग नाराज हो जाएं। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। इसमें भी एक अंतर होता है, जब हम संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे तो बात करेंगे कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है। आखिर हिंदी में हमने, जब इंग्लिश में दोनों जगह सेकुलर है, दोनों ही जगह, तो हिंदी में हमने ये पंथ निरपेक्ष क्यों लिया, धर्म निरपेक्ष की जगह। हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कानून का शासन है, हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये हमारे एक मूल ढांचे के कुछ भाग हैं जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था। अब देखिए जो मूल ढांचे का सॉरी, ये जो मूल ढांचे का जो व्यवस्था आई थी, उससे पहले क्या हुआ था कि एक गोलकनाथ मामला आया था। ठीक है, और गोलकनाथ मतलब सबसे लास्ट में तो यही मामला आया था जिसमें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना दी गई थी। अब आप इसकी लिस्ट देख लेंगे कि कौन कौन सी मूल संरचनाएं हैं। ठीक है, मैं बस आपको कुछ इसके कुछ पक्ष और विपक्ष के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए कि इसमें एक जो इसकी आलोचना जब की जाती है, क्योंकि बाकी की जो चीजें हैं वह लक्ष्मीकांत में इसी तरीके से दी हुई हैं कि आप उनको केवल पढ़ लेंगे, उसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो में मुझसे पूछ लेंगे, सॉरी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जब आलोचना की बात आती है तो सबसे पहले हम इसमें जो आलोचना उठती है वह यह उठती है कि जब संविधान में जो संविधान निर्माण के समय जो संशोधन प्रक्रिया थी, उसमें संपूर्ण संविधान को बताया गया था कि ये संशोधित कर सकते हैं। मतलब कि संविधान निर्माण के समय संपूर्ण संविधान को संशोधन कृत माना गया था कि आप कहीं भी चाहें वहां कर सकते हैं। और ये जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, यह बाद में आया गया है, यह मूलभूत है ही नहीं हमारे संविधान में। कुछ आलोचना ये उठती है, ठीक है ना, क्योंकि अब हम जवाब अगर देना चाहें आप, तो आपके पास बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि भाई जब हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था, तो अगर उनके दिमाग में ऐसी बात होती कि हम पंथ निरपेक्षता को हटा सकते हैं, तो पंथ निरपेक्षता को डालते ही क्यों? हम संविधान की सर्वोच्चता को हटा सकते हैं तो क्यों डालते? वो डालते ही नहीं। तो यह उनके मूल विचार थे, इन्हीं के आधार पर ये एक पिलर्स हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, ये उसके पिलर्स हैं, और इस पिलर्स के ऊपर ये हमारी पूरी एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। सपोज कीजिए कि एक यहाँ कुछ खाई है, ये खाई में पहले पिलर्स बने हुए हैं, इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, ऊबड़ खाबड़ खाई है। अगर ये पिलर्स आप तोड़ देंगे तो ये जो पिलर्स हैं, ये हमारी मूल संरचना है, ये जो हमारी बिल्डिंग है, ये संविधान है, ठीक है ना। और ये जो खाई है, या समझ लीजिए कि अव्यवस्था है, अराजकता है, कुछ भी आप जो भी इसको मानना चाहें। तो अगर ये पिलर्स हम तोड़ देंगे तो ये जो हमारी बिल्डिंग है, ये अव्यवस्था में पहुंच जाएगी, और इसकी कोई मतलब इसके कुछ मायने ही नहीं रहेंगे, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो दूसरी जो बात उठती है कि कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, शक्ति के संतुलन और पृथक्करण के बीच मतलब विरुद्ध है उसके। तो एक शक्ति का संतुलन होता है कि एक जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका संतुलित करेगी विधायिका को। कार्यपालिका की बहुत ज्यादा हमारे देश में एक वैल्यू नहीं मानते हम, क्योंकि असल में कार्यपालिका जो है वह विधायिका का ही अंग है, छोटा एक भाग है उसी का, ठीक है। हालांकि है उससे पृथक है, लेकिन कार्यशैली में, लेकिन है उसी का भाग, मतलब पर्सन्स वही होते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि जब विधायिका फिर इसको न्यायपालिका को बैलेंस करती है, उसकी मैं आपको 2.1 में बारे में बता चुका था, तो यह संतुलन होता है। और पृथक्करण यह होता है कि यह एक दूसरे काम में दखल नहीं देते, संतुलित अवश्य करते हैं लेकिन दखल नहीं देते कि भाई आप संसद अगर कोई बिल ला रही है तो न्यायपालिका ऑर्डर एक निकाल देगा, जजमेंट की नहीं आप बिल नहीं ला सकते, ठीक है, जब तक कि वो संविधान सम्मत है। अगर संविधान सम्मत नहीं है तो क्योंकि ये संविधान का रक्षक है न्यायपालिका हमारी, सर्वोच्च न्यायालय या जो भी, तो यह जजमेंट जारी कर सकते हैं विधायिका को संविधान बनाने के लिए, या उसमें संशोधन के लिए, या फिर उसके आधार पर देश की व्यवस्था चलाने के लिए, नए कानून बनाने के लिए नियुक्त किया गया होता है। तो देखिए ये बिल्कुल भी इसके संतुलन के खराब नहीं है, क्योंकि देखिए अगर यह मूल ढांचे की व्यवस्था नहीं होगी, मूल ढांचे में ही हमारी न्यायपालिका भी आती है, ठीक है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह भी हमारे मूल ढांचे में ही आती है। तो अगर यह मूल ढांचा नहीं रहेगा तो हमारी न्यायपालिका को हम बहुत डाउनवर्ड कर सकती है हमारी विधायिका,
तो फिर क्या करेंगे कि हमारी सरकारें आएंगी, संविधान में ऐसा संशोधन करेंगी, हो सकता है कल को कह दें कि भाई सुप्रीम कोर्ट आज से खत्म, आज से हाई कोर्ट खत्म, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खत्म, पूरी जुडिशरी हमारी देश से खत्म, और जो भी है अब हम ही वी आर द जजेस, वी आर द जूरीज, जो भी है हम केवल करेंगे। तो विधायक का तानाशाह ना बन जाए, अगर विधायक का तानाशाह बन जाएगी तो कहाँ संतुलन रह जाएगा। तो विधायक का तानाशाह ना बन जाए, हम डिक्टेटरशिप की ओर ना चले जाएं, इसलिए यह मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो शक्ति के पृथक्करण की बात है, तो देखिए ये कोई पृथक्करण के खिलाफ नहीं है कि भाई जो मूल विचारधारा लेकर जो संविधान बनाया गया है उसको बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अब अगर पृथक्करण से आप ये करना चाहते हैं कि विधायिका कुछ भी करती रहे और न्यायपालिका दखल ना करे, तो यह गलत है, या न्यायपालिका कुछ भी करती रहे विधायिका दखल ना करे, तो यह भी गलत है। तो संतुलित करने के लिए थोड़ा सा हस्तक्षेप तो आवश्यक होता ही है। ठीक है, अब है कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वह संविधान की गतिशीलता के विरुद्ध है। यह संविधान के हिस्से को बदलते समय में अप्रासंगिक बना देता है, मतलब ये गतिशीलता को रोकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गतिशीलता को नहीं रोकता, यह गतिशीलता को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से रोकता है केवल। ये हम आलोचनाओं की बात कर रहे हैं, तो आलोचक ऐसे कुछ उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में इसमें पूछा जाए कोई आलोचनात्मक टिप्पणी करें या आलोचना पक्ष विपक्ष के विचार बताएं, तो ये गतिशीलता को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से रोकता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम धर्मनिरपेक्षता हटा दें, हम समाजवाद हटा दें, हम संसदीय प्रणाली हटा दें, हम कल्याणकारी राज्य हटा दें, या फिर हम संविधान का संघीय स्वरूप हटा दें, हम मूल अधिकार हटा दें, जो भी, ठीक है ना, जो भी इन्होंने मूल संरचना में दिए हुए हैं, तो ये उसको केवल वहां से रोकता है। अब देखिए, मूल ढांचे का सिद्धांत लोक प्रभुता के सिद्धांत से असंगत है। अब लोक प्रभुता होती है कि हमने बोला था कि हमारे यहाँ जो लोक प्रभु है, हमारे यहाँ संसद लोक प्रभु नहीं है, ठीक है ना, हमारे यहाँ संसद लोक प्रभु नहीं है, और हमारे यहाँ पर न्यायपालिका भी लोक प्रभु नहीं है, मतलब की शक्तिशाली विदिन जो सारी पावर्स हैं वो इसी में सेंट्रलाइज्ड हैं, इसी में केंद्रित हैं। यह ब्रिटेन में है यह व्यवस्था, जहाँ संसद न्याय लोक प्रभु है, यह व्यवस्था अमेरिका में है। हमारे यहाँ संविधान है लोक प्रभु, ठीक है, ये लोगों से सीधे शक्ति हासिल करता है। लोकतंत्र में लोक प्रभुता की शक्ति होती है, फिर संविधान से ही न्यायपालिका शक्ति प्राप्त करता है, संविधान से ही संसद, तो ये दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो ये लोक प्रभुता के भी खिलाफ नहीं है मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, अब हम इसके कुछ पक्ष में बात करते हैं। तो जितनी भी हमने बातें अभी तक की थी उन्हीं को अगर आप पॉजिटिव वे में लिख देंगे तो पक्ष हो जाएंगे। फिर भी अगर आप थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं, नंबर एक चीज ये है जो हमारे संविधान की अतिवाद से, यानी कि तानाशाही से, डिक्टेटरशिप से इससे रक्षा करता है, अतिवाद को रोकता है ये, वरना तो विधायक अतिवादी रूप अख्तियार कर लेगी। दूसरी चीज कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे संशोधन लाए जाते हैं वह अगर किसी एक दल का बहुमत आ जाता है तो वह अपनी दलीय मानसिकता को या अपने दलीय हितों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन कर देते हैं। जैसे कि अगर अभी सपोज कीजिए कि अगर अभी हिंदू अतिवादी अगर कोई सरकार है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो अभी कुछ प्रेजेंट सिनेरियो में सरकार है वह अतिवादी है, केवल ऐसे कुछ आरोप अभी लगते रहे हैं, तो मैं केवल हाइपोथेटिकली आपसे बोल रहा हूँ कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में सरकार है, अगर सपोज कीजिए वह हिंदू अतिवादी है, क्योंकि अभी मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो मुस्लिम अतिवादी हम नहीं कह सकते, अगर हिंदू अतिवादी कोई सरकार है तो वो क्या होगा कि पंथ निरपेक्षता को भूलकर सारे केवल हिंदूवादी कदम उठाने लगेगी, ठीक है ना। अब जब केवल हिंदूवादी कदम उठेंगे तो मूल ढांचे के विरुद्ध होंगे। हो सकता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ कुछ खराब व्यवहार होने लगे अतिवादिता के फलस्वरूप, तो यह भी इसी से जुड़ा हुआ है कि दलीय मानसिकता को रोकने के लिए, या कोई ऐसा दल आ सकता है जो केवल अल्पसंख्यकों के साथ सिंपैथी दिखाता हो, केवल मुस्लिमों के साथ। देखिए, आपको यूपीएससी का आंसर में किसी भी संप्रदाय का या नाम में लिखना है, केवल आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। हो सकता है कि वह केवल एक मुस्लिमों के साथ या कुछ सिखों के साथ या ईसाइयों के साथ केवल सिंपैथी उसकी रहे, तो वो अपनी, या फिर दल जो दलों के हित होते हैं वे वोट बैंक से जुड़े हुए होते हैं प्रैक्टिकल में। अगर आप देखेंगे कि ये बहुत हमारे देश की एक ज्यादा खराब स्थिति दर्शाती है, तो इसको रोकने के लिए, यानी कि दलीय केवल हित न पूरे हों, दलीय हित की जगह सामाजिक हित पूरे होने जरूरी है, ठीक है ना। और समाज के हिस्सा सभी हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, आप किसी भी संप्रदाय से हो, तो दलीय हितों को रोकने के लिए, दलीय हितों की पूर्ति के लिए, रोकने के लिए सॉरी। तीसरा कि संविधान की जो व्याख्या करने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है कि यह व्याख्या करेगा, तो हमारी व्याख्या जो भी सर्वोच्च न्यायालय की होगी वह हमें मान्य होनी चाहिए। तो यह पक्ष की बात होगी। नंबर चौथी बात अगर हम करते हैं
कि भारत जैसे देश में जहां लोक प्रभुता के लिए संविधान सभा का कोई विकल्प है ही नहीं, और जनादेश यहाँ अस्थायी या परिवर्तनशील होता है। क्योंकि यह भी एक बात उठती है, अगर आप आलोचना में बात करेंगे, कि भाई जो हमारी विधायिका है वह जनादेश लेकर आई है, उसके पास लोक प्रभुता है, तो जब उसके पास लोक प्रभुता है तो उसको आप संशोधन करने दीजिए कहीं भी। तो ये जो लोक प्रभुता है ना, यह बदलती रहती है लोकतंत्र में। आज जनादेश किसी पार्टी ए के साथ है, किसी पार्टी ए के साथ जनादेश है, कल किसी पार्टी बी के साथ जनादेश हो सकता है, जनादेश कम में ज्यादा भी हो सकता है। तो आप जनादेश के आधार पर लोक प्रभुता को नहीं डिफाइन कर सकते, ना उसको हम वेरीफाई कर सकते। यह अपरिवर्तनशील है केवल। तो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे मित्रों। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी से आईएएस की इस पहल से जुड़े, हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें, हमसे जुड़ें, कमेंट करें। आपके कुछ शंकाएं हैं, सवाल हैं, सुझाव हैं, आप हमें बताइए। सबसे मेन चीज जो मैं हर बार कहता हूं कि प्लीज शेयर शेयर एंड शेयर, प्लीज शेयर दिस वीडियो। शेयरिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट, मैंने बोला मच मोर इम्पोर्टेंट इज शेयरिंग, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रीडिंग एंड वॉचिंग। आप पढ़ें, आप वीडियो देखें, अगर ये आपके काम की होती है, आपको इसमें कुछ सुझाव देने होते हैं, आपको लगता है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूं, तो आप हमें बताइए। आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी वीडियो मिलती रहे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रश्न है या जो भी आपके, अगर आपको रेस्पॉन्स है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ना पसंद आती है, अगर आपको ना पसंद आती है तो आपको दूसरा विकल्प भी दिया जाता है कि आप वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनलाइक का विकल्प भी आपके पास है। यू कैन आल्सो अनलाइक द वीडियो इफ यू डिडंट लाइक इट या अनलाइक इट। सो मित्रों, दैट्स ऑल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकारों के बारे में। देखिए मित्रों, ये जो वीडियो, जो हमारा शेड्यूल्ड लेक्चर आप हमारे पेज पर देख सकते हैं, facebook.com हिंदी से IAS, तो उससे एक दिन बाद या 2 दिन बाद अगर ये आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है तो उनका एक मकसद होता है, आपसे यह आशा की जाती है कि आप पहले उन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका काम अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, मैंने कुछ चीजें यहाँ छोड़ दी थी समय के अभाव के कारण, जैसे कि मैंने पूरी आपको लिस्ट नहीं बताई, कुछ चीजें भी मैंने थोड़ी बहुत छोड़ दी थी जिनको मैंने काफी इंपॉर्टेंट नहीं माना था। ठीक है ना, कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स मुझे ही नहीं पता होता तो मैं आपको कहाँ से बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं पहले से कोई तैयारी करके नहीं बैठता। केवल मेरे सामने एक लक्ष्मीकांत की बुक रखी हुई होती है जिसको मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता, केवल उसमें से हेडिंग्स लिखता हूँ। अच्छा, इसके बारे में मुझे चर्चा करनी है, चर्चा आपसे करनी प्रारंभ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले आप उसको रीड कीजिए। सबका अपना अपना कन्वीनियंस होता है। कोई सोच सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद रीडिंग करें, लेकिन आप रीडिंग अवश्य कीजिए क्योंकि यह उसका पूरक है, उसका विकल्प बिल्कुल नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास इस एग्जाम को नहीं कर सकते, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।